हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजनीतिक दल के दलीय पद्धति के गुण के बारे में बात करेंगे। दलीय पद्धति के लाभ के बारे में हम बात करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस डेट है आज 2021। दलीय पद्धति के लाभ की बात करते हैं। दल पद्धति के लाभ या गुण, लाभ या गुण मान सकते हो। दलीय पद्धति के लाभ या गुण की बात करते हैं। सबसे बड़ा राजनीतिक दल का जो लाभ होता है, दलीय पद्धति का जो लाभ होता है, वह लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए एक पहिए की तरह काम करता है। लोकतंत्र के विकास के लिए काम करता है। लोकतंत्र में प्रशिक्षण के लिए काम करता है। तो यहाँ पर पहला जो कारण आता है लोकमत का निर्माण करना। वो लोकमत का निर्माण करना माना जा सकता है। और निर्वाचन का सफल चलवाना, निर्वाचन का सरल बनाना, निर्वाचन का सरल बनाना, शासन को क्रांति से बचाना, शासन को बचाना, शासन का संचालन करना, शासन का संचालन करना, शासन का संचालन करना, सरकार की आलोचना करना, शासन की विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार करना और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करना। और नो आता है राजनीतिक समस्याओं का समाधान। इस तरह से ये मान सकते हैं राजनीतिक पद्धति के लाभ भी हैं, गुण भी हैं। सबसे पहले लोकमत का निर्माण करते हैं, निर्वाचन का संचालन करते हैं, अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं, उनके संबंध में प्रचार करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, शासन को क्रांति से बचाते हैं। जब जिस दल को बहुमत मिल जाता है
वह शासन का संचालन करता है, और जिस दल को बहुमत नहीं मिलता वह सरकार की विपक्ष की विरोधी दल की भूमिका निभाता है और सरकार की आलोचना करता है। यहाँ पर शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। इस तरह से राजनीतिक सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है, राजनीतिक सामाजिक सुधार की भी बात करता है। अब यहाँ पर इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। दलीय पद्धति के जितने भी प्रशंसक हैं उतने आलोचक हैं। राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। कुछ लोगों ने दलीय पद्धति का विरोध किया है, फिर भी दलीय पद्धति के गुण दोषों का विवेचन करना आवश्यक है। दल पद्धति के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। राजनीतिक दल समय समय पर जनता को राजनीतिक निद्रा तोड़ते हैं और जाने अनजाने में राजनीति में भाग लेने के लिए विवश करते हैं। निर्वाचन के समय में राजनीति में बहुत से गुप्त और अस्पष्ट पहलुओं पर जनता का ध्यान आकर्षित करते हैं। जनसाधारण भी उन विषयों से परिचित हो जाता है और जनता की उदासीनता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इस तरह से दृष्टि से उदासीनता के वातावरण को दूर करने वाले राजनीतिक दल राजनीतिक जागरण का मुख्य साधन बन जाते हैं और लोकमत का निर्माण करना। राजनीतिक समस्याओं का पूरा विवरण जनता के सामने रखकर राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करता है, जनता के विचारों को जानने का भी प्रयास करता है। इस तरह से समय समय पर अधिवेशनों और भाषणों द्वारा राजनीतिक दल अपने मूर्त रूप प्रदान करता है। राजनीतिक दलों के कारण नागरिकों में राजनीतिक चेतना फैलती है और उन्हें राजनीतिक शिक्षा मिलती है। निर्वाचन को सरल बनाते हैं। लोकतंत्रीय व्यवस्था में स्थानीय निकायों से लेकर के केंद्रीय निकायों तक निरंतर कहीं न कहीं निर्वाचन होते रहते हैं। निर्वाचनों को नियंत्रित एवं प्रभावित करने का दायित्व राजनीतिक दलों का होता है। राजनीतिक दलों की वजह से ही मतदाताओं को वोट देने में बड़ी सुविधा और सरलता होती है। इसके अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अनेक ऐसे कार्य होते हैं जो दलों के अभाव में सरकार को करने पड़ते हैं। शासन को क्रांति से बचाते हैं। नागरिकों को वाद विवाद विचार विमर्श का प्रचुर अवसर प्रदान करके क्रांति और जनकुशता के अंकुरों को प्रारंभ होने से नष्ट कर दिया जाता है और शासन को क्रांति से बचाते हैं। शासन का संचालन उनका आलोचना भी करते हैं। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र मार्ग प्रशस्त करके विधानमंडल में बहुमत प्रदान करके शासन को स्थापित करते हैं और सरकारी नीतियों को स्वस्थ और रचनात्मक विरोध करके प्रतिनिधि शासन को परिमार्जित करते हैं। शासन की निरंकुशता को भी बचाते हैं। राजनीतिक दल अस्तित्व के कारण विधायिका में सुसंगठित विरोधी दल भी रहता है। विरोधी दल सरकार की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। विरोधी दल सरकार की गलतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं। कई बार विरोधी दल सरकार के विरुद्ध भी देशव्यापी आंदोलन छेड़ देते हैं और उसे लोकमत के सामने झुकने के लिए बाध्य कर देते हैं। शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करना। राजनीतिक दल सरकार शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करते हैं। अधिकात्मक शासन प्रणाली में जहाँ शक्ति विभाजन का सिद्धांत व्यवहार में पाया जाता है, राजनीतिक दल विशेष रूप से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को एक सूत्र में मानने का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यदि दोनों के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो दल ही दोनों में तालमेल स्थापित करते हैं और संघीय प्रणाली में भी व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच कड़े काम करते हैं। राजनीतिक दल और राजनीतिक सुधार की बात करते हैं, सामाजिक सुधार की बात करते हैं। अनेक राजनीतिक दल ऐसे लोक हितकारी और रचनात्मक कार्य भी करते हैं जिनका राजनीति से कोई विशेष संबंध नहीं होता। कई राजनीतिक दल समाज सुधार के बड़े बड़े कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। उदाहरण के भारत में कांग्रेस दल ने हरिजन उद्धार, स्त्री शिक्षा, मद्यपान निषेध आदि कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए सफल योगदान दिया। राजनीतिक समस्याओं का समाधान। राजनीतिक दल ने अपने शोध विभाग राजनीतिक समस्याओं को समाधान के लिए अनुसंधान करता है। राजनीतिक दल विशेष समस्याओं के अध्ययन के लिए विशेष समितियों भी बनाता है। इन समितियों को परामर्श के आधार पर दल को अपने नीति निर्धारण करने में सहायता मिलती है। राजनीतिक दलों के बिना आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं की कल्पना करना कठिन है। उदारवादी लोकतांत्रिक संस्थाओं में राजनीतिक दल निश्चित रूप से निहित होते हैं। सर्वाधिकारवादी शासनों में दलों पर निर्भरता सबसे ज़्यादा होती है। जिन राज्यों में दल नहीं होते हैं या जहाँ तक एकमात्र दल भी नहीं होता, अनिवार्य रूप से राजनीतिक दृष्टि से अधिक स्तर होते हैं। इस प्रकार समस्त संस्थाओं का संचालन करने के लिए राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। इसके साथ साथ राजनीतिक
दल पद्धति के दोष या उसके बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ पर दल पद्धति के दोष के बारे में ये दल पद्धति के दोष बात हम करते हैं। दलीय पद्धति के अंतर्गत यह माना जाता है राजनीतिक दल लोकतंत्र में जनता का राजनीतिक प्रशिक्षण तो करते करते ही साथ में जनता में नागरिकों में देशभक्ति की जगह दलीय होती रहती है। यहाँ पर हिंसा भी हो जाती है, कई बार भ्रष्टाचार भी हो जाता है, कई बार सब भी देते हैं। इस तरह चुनावों में भी जो भ्रष्टाचार या हिंसा होती है उसके लिए भी राजनीतिक पद्धति ही जिम्मेदार मानी जा सकती है। जनता में दो सपोर्ट तो पैदा करना नंबर 1 है। जनता में द्वेष एवं करुणा पैदा करना नंबर 2 आप मान सकते हो देश की एकता, देश की एकता मान सकते हो सर्वोच्च व्यक्तियों का सर्वोत्तम व्यक्तियों की व्याख्या करना, अच्छे व्यक्तियों विरोध की विरोध करना इस तरह से अन्यायवाद को प्रोत्साहन अन्यायवाद को प्रोत्साहन को बढ़ावा और वित्त स्वतंत्रता करने व्यक्ति की इस तरह से राजनीतिक दल के कुछ दोष भी हैं, दल पद्धति के कुछ दोष भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। जनता में अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए कटुता पैदा कर देते हैं, उनमें दोषता पैदा कर देते हैं और जो देश की और समाज की जो एकता होती है उसके लिए भी वो खतरा पैदा कर सकते हैं। अच्छे व्यक्ति राजनीति में आना ही नहीं चाहते, वो राजनीति में आना नहीं चाहते क्योंकि राजनीति करना सबकी वैसी बात नहीं है। सब राजनीति में कई बार अच्छे लोग राजनीति से पलायन करने की बात करते हैं। जो विरोधी दल होता है वो उसके विरोध करता है कि हम विरोधी हैं, वो रचनात्मक विरोध नहीं करता बल्कि वो इसलिए विरोध करता है कि हम विरोधी हैं, हम विरोध में बैठे हुए हैं इसलिए हम विरोध करेंगे। और दल पद्धति होने की वजह से आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलता है, आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। आप जितने भी देश हैं, खासकर आप पहले भी जो चाइना में एक ही राजनीतिक दल है वहाँ भी आप आतंकवादी व्यवस्था देख सकते हैं, या सोवियत संघ में भी वहाँ भी आतंकवादी व्यवस्था देख सकते हैं। इससे दल पद्धति से राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। इसके अंत में ये कह सकते हो आप व्यक्ति की स्वतंत्रता, जो लोकतंत्र का मूल आधार है, व्यक्ति की स्वतंत्रता देना मूल आधार है, उसका भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का भी, समानता का भी और भाईचारे की भावना का
दल पद्धति के माध्यम से हम देख सकते हैं। इस तरह से राजनीतिक दलों के लाभों की विवेचना से ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता राजनीतिक दल और राजनीति कई कारणों में बेखबर रहती है। ये जनता में द्वेषता अकुटता पैदा करते हैं। राजनीतिक दल के कारण जनता में द्वेष और अकुटता भावना उत्पन्न हो जाती है। वे जनजीवन में बेईमानी, असत्य, भ्रष्टाचार, अवसरवादिता, अन्य बुराइयाँ फैलाते हैं। निर्वाचनों के समय वे नैतिक मूल्यों को पूर्णतः भुलाकर मिथ्या प्रचार करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। देश की एकता पर आघात भी लग जाता है। देश की जनता को दो या दो अधिक भागों में विभाजित करके राष्ट्रीय एकता को ठेस पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल चाहे कितने ही राष्ट्रीय आधार पर बनाए जाएं, कई बार उनके कार्यक्रम राष्ट्र विरोधी या गुटबंदी की संकीर्णताओं में उलझे हुए होते हैं। राय से कहना है दल केवल व्यवस्था को ही नहीं बल्कि राष्ट्र को भी प्रतिबद्ध विरोधी पक्षों में बांट देते हैं। अच्छे व्यक्तियों की भी अवहेलना होती है, उनकी उपयोग्य होती है। दलीय शासन प्रणाली के अंतर्गत केवल बहुमत प्राप्त दल के प्रभावशाली लोग ही मंत्री और उच्च पदों पर आसीन किए जाते हैं। बहुत से अच्छे नेता जो विगत में आ जाते हैं, उनकी सेवाएं राज्य शासन को रचनात्मक रूप से नहीं मिल पाती हैं। अनेक बार श्रेष्ठ नेता दलीय दलदल में फंसना नहीं चाहते। साधारणतः सस्ते नेता नेतृत्व संभालने का अवसर पा जाते हैं। इस प्रकार दलबंदी के फलस्वरूप कभी भी किसी भी देश में जो प्रभावशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति की सेवा से वंचित रहना पड़ता है। विरोध के लिए विरोध करना दलीय पद्धति का एक स्वाभाविक परिणाम ये होता है कि विरोधी पक्ष उचित अनुचित पर ध्यान दिए बिना सरकार के कार्यों को विरोध करता है। विरोधी पक्ष शासन के उन कार्यों की आलोचना करता है जो लोकभक्ति की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। संसद एक राजनीतिक अखाड़ा बन जाती है जो वाद विवाद आपसी झगड़ों में लग जाती है। दलीय पद्धति के परिणाम स्वरूप बहुमत दल की सरकार बनती है। बहुमत दल उसे जनता की सरकार बनाता है और उससे अल्पमत की अपेक्षा होती है। संसदीय शासन प्रणाली में तो बहुमत की सरकार के नाम पर मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री की तानाशाही स्थापित हो जाती है। दल व्यवस्था में भ्रष्टाचार दलबंदी में समाज में भ्रष्टाचार फैलता है। निर्वाचन में ये प्रकार अपने उम्मीदवारों को विजय बनाने के लिए दल हर प्रकार के भ्रष्ट तरीकों को सहारा लेते हैं। चुनाव के दिनों में दल मतदाताओं में खूब पैसा बांटते हैं। इस प्रकार इतना पैसा खर्च करके दलीय प्रत्याशी विजयी होता है तो वह अप्रत्याशित रूप से अनेक तरीकों से दल को लाभ पहुँचाते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता का हानि होता है। दल व्यवस्था में पाई जाने वाला अनुशासन व्यक्ति की आत्मा और अंतःकरण की स्वतंत्रता को सीमित करता है और दल के सदस्यों को कई बार अपनी स्वतंत्र इच्छा को दबाना पड़ता है और उन्हें दलीय सचेतकों के आदेशों की पालना करना पड़ती है। आजकल दल पद्धति समस्त निर्णय उच्च स्तरीय नेताओं द्वारा लिए जाते हैं। सामान्य सदस्यों की कोई आवाज़ नहीं होती है। दल प्रणाली उसी व्यक्तिगत विचार और कार्य संबंधी स्वतंत्रता का दमन करती है जो लोकतंत्र सरकार के आधारभूत सिद्धांत के रूप में समझे जा सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आज हमने दल पद्धति या राजनीतिक दल के गुण और दोष, लाभ और खामियों के बारे में हमने बात की।